मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अपने को काकरोच कहने वाले नौजवानों और उनकी पार्टी का एक महाजुटान या महाप्रदर्शन दिल्ली में होने की खबर है। इसी खबर के बीच में मैं सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठ रहा है, जिसे मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद क्या हम ढंग से या हमारी संस्थाएं ढंग से एक परीक्षा भी नहीं करा सकती? जब मैं सवाल उठा रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये बात है कि मैं भी यूपीएससी की परीक्षाओं के आधार पर आईएएस में सेलेक्ट हुआ था, उसके पहले आईपीएस में सेलेक्ट हुआ था, और हमारे जैसे लोगों को कतई कभी भी आशा नहीं रही थी कि यूपीएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाएंगे। और शायद उसके पहले भी किसी ने आशा नहीं की थी, और कभी लीक भी अभी तक होने की खबर नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि इस देश की संस्थाएं ढंग से परीक्षा नहीं करा सकती, लेकिन इधर नीट को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और क्लास 12 की परीक्षा को लेकर सीबीएसई की बदनामी और उसके बारे में विमर्श और चर्चाएं और शिक्षा मंत्री को हटाने के बारे में आंदोलन की जो धमक सुनाई दे रही है, वह जरूर इस बात की ओर इंगित करती है कि कहीं न कहीं सिस्टम को ढंग से बिल्ड करने में इस डिजिटल इंडिया के ज़माने में जितनी सावधानी और पारदर्शिता बरतनी चाहिए, उसकी कमी हो गई है। इसका कुपरिणाम क्या हुआ है? इसका कुपरिणाम लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर ग्रहण लगने की स्थिति में आ गया है, और कई आत्महत्याएं तक कर रहे हैं। मैं उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आत्महत्या किसी सवाल का जवाब नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही कह सकते हैं कि शोरगुल के साथ, बहुत ही बहुत ही सेलिब्रेटरी मूड में, उत्सवी माहौल में ये कहा कि एक देश एक परीक्षा। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि खास करके मेडिकल परीक्षाओं के लिए विभिन्न राज्यों में जो परीक्षाएं होती थी, उनके अलावा जो केंद्रीय संस्थान रहे हैं, एम्स इत्यादि छोड़ दिया जाए, शायद उसमें भी अब नीट से हो रहा है, मुझे नहीं पता है, शायद नहीं हो रहा होगा। तो बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनके लिए अलग अलग राज्यों में जा करके परीक्षाएं देनी पड़ती थी, और विद्यार्थी परेशान हो जाता था। कई बार एक ही दिन अलग अलग राज्यों में परीक्षा की तिथियां पड़ती थी। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह सिस्टम 2012 के आसपास इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि खुद ही उसने 2014 आते आते विड्रा कर लिया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने से वो नीट की परीक्षा पूरे देश के लिए एक ही बार होने लग गई, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के सिलेक्शन के लिए। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री के द्वारा और सरकार के द्वारा जोर शोर से प्रसारित की गई कि एक देश एक परीक्षा। जैसे अभी इस देश में नई तरह की बात चलती है, एक देश एक भाषा, एक देश एक धर्म, एक देश, मतलब एक चुनाव, और क्या 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 देश की विविधता के बावजूद इस तरह के नारे उछलते हैं, और इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस नारे को कैच कर लेते हैं। तो जो विद्यार्थी आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आत्महत्या विकल्प नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हर वर्ष सीबीएसई की परीक्षाओं के पहले विद्यार्थियों को टिप्स देते हैं। वो टिप्स देते हैं कि वे परीक्षा का तनाव न लें। अब हो सकता है विद्यार्थी अगले परीक्षा की चर्चा में बोले कि अब परीक्षा पत्रों के लीक पर चर्चा क्यों नहीं करते मान्यवर। हालांकि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं कह पाएगा, वो तो बेचारे कैप्टिव ऑडियंस होते हैं। उनको सेलेक्टेड विद्यालयों से बुलाया जाता है और कहा जाता है चुप रहना है, ऐसे शोर नहीं मचाना, वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कोई शोर मचाएगा, और आमने सामने भी होगा तो चुप रहना है, उन्हें कहा जाता होगा, और बेचारे सोचते होंगे क्या बोलना है। गए विश्वविद्यालय के बच्चे होते तो सवाल पूछते और जवाब तो देना पड़ता। अभी तो कोई सवाल जवाब हो नहीं पा रहा है। जो सवाल हो रहे हैं अनुत्तरित रह जा रहे हैं, और वो पॉलिटिकल सवाल हो रहे हैं और होंगे। गोदी मीडिया भले ही उन सवालों को झुठला रहा हो, लेकिन सवाल तो हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हैं। ये एनटीए से मैं अगर शुरू करूं
तो एनटीए की नीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों का आउट हो जाना यह क्या ध्वनित करता है? एनटीए की स्थापना संभवतः 2016-17 के आसपास ये मान करके हुई थी कि यह परीक्षा में पूरी धांधली को रोकेगा, परीक्षा की पूरी पद्धति को पारदर्शी तरीके से संचालित करेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेगा और बच्चों को सहूलियत होगी। 2024 में एनटीए की परीक्षा में जो मार्किंग हुई थी, पता चला कि बहुत सारे जो विद्यार्थी थे या जो परीक्षार्थी थे, उनको 100%, 99.5%, 99.6% इस तरह के भी नंबर आ गए, जो लोगों ने कहा कि तो संभव नहीं है, बाकी विद्यार्थियों ने कहा संभव नहीं, बाकी परीक्षार्थी से सहमत नहीं थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, दोबारा परीक्षा कराने की मांग हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी और चंद जो परीक्षार्थी थे उनकी दोबारा ही केवल परीक्षा हुई और इस प्रकार से रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इस बार तो पता चल रहा है कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है। कहाँ पर गड़बड़ी हुई, ये तो एनटीए जरूर देख रहा होगा और सुधारने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि दोबारा उसे परीक्षा करनी पड़ रही है। लगभग 18 या 22 लाख के आसपास जो परीक्षार्थी हैं बेचारे दोबारा परीक्षा दे रहे हैं। 2, 3, 4, 5 लोगों की आत्महत्या की खबर आ गई है, गार्जियंस के ऊपर भयानक प्रेशर है। जहाँ क्वेश्चन पेपर बने, पता चल रहा है कि विभिन्न विषयों के जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले कथित एक्सपर्ट्स थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने ही बहती गंगा में हाथ धो लिया। उन्होंने ही उन क्वेश्चंस को बेचना शुरू कर दिया, यानी कुछ कोचिंग के रूप में करना शुरू कर दिया, कुछ व्हाट्सएप से भेजना शुरू कर दिया। अब इस तरह के विशेषज्ञ चुनने का काम कौन करता है? एनटीए करती है। लेकिन एक ही विशेषज्ञ के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पेपर पर परीक्षा लिया जाएगा, इस तरह का निर्णय मेरी समझ में बुद्धिमानी का निर्णय तो नहीं है। क्योंकि अगर एक विशेषज्ञ ही एक विषय का पेपर बनाएगा तो अभी नैतिकता का तो जमाना देखिए रहा नहीं। किसी से भी उम्मीद करना कि वो गुरु है और नैतिक रहेगा। अब आजकल विशेषज्ञ भी चुनने में मुझे लगता है कि उसकी विचारधारा देखी जा रही है, किसके साथ खड़ा है, पैसे मिलते हैं, सम्मान मिलता है, तो वैसी दशा में नैतिकता का सवाल नहीं रह गया है। तो मेरी जानकारी अब तक यह रही है कि आमतौर से संस्थाएं क्या करती है, विषय विशेष में एक पैनल रखती है विशेषज्ञों की और कई विशेषज्ञों से बिल्कुल क्वेश्चन बैंक तैयार करा लेती है। उसमें से एट रेंडम क्वेश्चन चूज किए जाते हैं कंप्यूटराइज माध्यम से और फिर उसके आधार पे परीक्षा ली जाती है, ताकि किसी भी विशेषज्ञ को ये नहीं रहेगी उसकी मोनोपोली है, उसने जो जो क्वेश्चन सेट किए हैं वही सवाल आ जाएंगे। तो संभावना कम हो जाती है इस प्रकार से। हम जानते हैं कि कई जो बीपीएससी जैसी संस्थाएं हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन और बहुत सारी दूसरी संस्थाएं हैं, यूपीएससी, ये सारी संस्थाएं इस तरह का काम करती हैं ताकि वहाँ पे पवित्रता स्थापित रहे। कई बार क्वेश्चन पेपर सेंटर पर आने के बीच में लीक कर दिए जाते हैं। तो सरकार एयरफोर्स के माध्यम से, यानी क्राइसिस इतनी बढ़ गई है सरकार की नज़रों में, इतनी ज़्यादा पारदर्शिता की कमी दिखाई देने पड़ रही, इतनी बड़ी ज़्यादा बेईमानी बढ़ गई है कि कह रही है कि अब एयरफोर्स के जहाज़ों से, एयरफोर्स की निगरानी में क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे। तो इस सिस्टम को भी देखना चाहिए। अब एनटीए ने नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में विचार करके और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया ही था कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए भी जो उन्होंने परीक्षा ली, बहुत सारे सेंटर्स पे समय पे शुरू नहीं हुआ। कहते हैं कि ग्लिचेज आ गए, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज आ गए, डिजिटल इंडिया का हम बहुत ज़्यादा ढोल पीटते हैं, पीटना भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई, अच्छी हैं, लेकिन हर चीज़ का सल्यूशन वही नहीं है। आपको निश्चित तौर से सोचना चाहिए कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर कहाँ कहाँ फेल्योर हो सकता है, उसको कैसे त्वरित ढंग से एड्रेस करेंगे। जैसे ईवीएम में भी उसी तरह की बात आती है और चुनाव प्रणाली को लेकर की बहस छिड़ी रहती है कि ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है, तो आपके उस डिजिटल प्रणाली को भी हैक किया जा सकता है क्यूएट के रूप में, यानी जो विश्वविद्यालयों में एडमिशन की परीक्षा है, कितने विद्यार्थियों का जीवन संकट में आ गया है। अब आपको अगर विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए परीक्षा में इस तरह का विलंब हो गया है तो क्या उसका परिणाम निकलेगा?
निकलेगा कि विश्वविद्यालयों को भी अपना डेट आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ाएंगे और विद्यार्थियों को हो सकता है कि कुछ को अपने मनपसंद विश्वविद्यालय मिले, कुछ एक को नहीं मिले, तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो एनटीए जब बनाया गया फैन फेयर के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, तो ढोल नगाड़े का इस्तेमाल जनता को रिझाने के लिए करने की बजाय अपने आंतरिक रचना को, व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, संरचना को देखना चाहिए कि कैसे सुदृढ़ किया जाएगा। क्योंकि देश में यूपीएससी जैसी संस्थाएं भी हैं, देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करती हैं और बहुत ही सुचारू ढंग से, पारदर्शी ढंग से चीज़ें चलाती हैं। अब सीबीएसई पे आते हैं। सीबीएसई एक बहुत ही कहा जा सकता है कि पुरानी संस्था है, मान्यता है उसकी। हालांकि उस शिकायतें मिलती रहती थी कि सीबीएसई के स्कूल के रूप में मान्यता देने के लिए रिश्वतखोरी जैसी बातें होती थी, कैसे छोड़ दें। उसकी परीक्षा पर कोई सवाल नहीं उठाए जाते थे। अब उसकी परीक्षा पर तो सवाल नहीं उठे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन एक नई चीज़ डाली गई है सीबीएसई के द्वारा। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ डाली गई होगी। OSM सिस्टम ने ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम, यानी कापियाँ जो बच्चे जमा करेंगे परीक्षा के बाद, उनको स्कैन किया जाएगा और स्कैन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही भेजा जाएगा जो इवैल्यूएटर होंगे, और उसके आधार पे वे इवैल्यूएशन करेंगे, जो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा। लेकिन सुनते हैं कि उसके पासवर्ड को लेकर के प्रॉब्लम आ गई। 17 साल के बच्चे सार्थक ने कहा कि तो हैक किया जा सकता है, और उसने दिखलाया कि क्या से क्या परेशानियां उसके माध्यम से हो सकती हैं। समस्या तो तब आई, आप जानते हैं कि एक वैभव श्रीवास्तव नाम के लड़के ने, उसको उम्मीद थी कि उसे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, हम सभी लोग यूपी बोर्ड से पास, हमने यूपी बोर्ड से पास किया है, और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मेरी कॉपी नहीं जचेगी, दूसरे की कॉपी का नंबर मेरे साथ जुड़ जाएगा। उसको नंबर कम आ गए, वो घबरा गया। सीबीएसई में बहुत सारे बच्चों ने उस तरह से, मुझे लगता है कि आत्महत्याएं कर डाली होंगी, जिनको उम्मीद रही हो कि उन्हें अच्छा नंबर मिलेगा। उसने इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, उसके पास स्कैंड कॉपी आई जिसके आधार पर उसको नंबर दिया गया था। तो इस हॉरर ही फाउंड कि साहब वो तो किसी दूसरे की कॉपी है। और जब ये बात उसने एक्स पर लिखा, एक सुनाम धन्य गोदी पत्रकार, जो सरकारी दूरदर्शन का पत्रकार है, वो लगता है कम्पीट कर रहा है जो प्राइवेट चैनलों के जो पत्रकार, गोदी पत्रकार हैं, उनके साथ, कि मैं ज़्यादा मक्खन लगा सकता हूँ। उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया। सोचिए आप, अपनी जनन शिकायत करने के लिए, अरे तुमको क्या गरज पड़ी थी भाई। अब बाद में उसे कहा था मेरी गलती हो गई, मैंने विड्रॉ कर लिया। तुम्हें गरज क्या पड़ी थी? तुम्हारा काम इस बच्चे पर संशय पैदा करना था, या तुम्हारा काम उस तंत्र पर संशय पैदा करना था जिसके वजह से 17 साल का बच्चा परेशान हुआ है? तो खैर, अब तो हालत ये हो गई है कि 40,000 बच्चों ने इवैल्यूएशन के लिए पुनः किया है। अब पता नहीं उन कापियों का ढंग से स्कैन सीबीएसई करा रहा होगा या नहीं करा रहा होगा। अब सीबीएसई के चेयरमैन, उससे सेक्रेटरी का तो ट्रांसफ़र हो गया। मैं चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छे पदाधिकारी रहे हैं बिहार कैडर के। लेकिन बात यार है कि जो टेंडर हुआ ओएसएम के तहत पार्टी को लेने का, उसमें गड़बड़ी की गई है। सार्थक नाम का जो बच्चा झारखंड का है, उसने सारे जो टेंडर का प्रोसेस है, पता नहीं कैसे कंप्यूटर को हैक करके, इथिकल हैकिंग करके प्राप्त कर लिया। और उसने बताया कि किस प्रकार से टेंडर के कंडीशंस को इस प्रकार से, इस रूप में बदला गया ताकि उस कंपनी को, जो अक्षम कंपनी है, जो 2 राज्यों में शायद अच्छा काम नहीं करी थी, उसको टेंडर मिल जाए। अब ये मैं जानता हूँ कि चेयरमैन ने नहीं किया होगा, उस पर या तो राजनीतिक दबाव पड़ा हो, इसलिए लोग कह रहे हैं कि जवाबदेही केवल अफसरों कैसे, जवाबदेही तो पॉलिटिकल होगी। लेकिन यहाँ शांति है, यहाँ प्रधानमंत्री जी शांत हैं, यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी शांत हैं, लेकिन उनका पूरा गोदी मीडिया, पूरा इकोसिस्टम सवाल उठाने वालों को सब पर सवाल उठा करके उनको दुखी किए हुए, और काकरोच जमा हो रहे हैं दिल्ली में। तो मित्रों, मुझे लगता क्या है कि हमें ये सोचना चाहिए, एक आत्मालोचना करनी चाहिए, अंतर्विक्षा करनी चाहिए खुद की, कि सिस्टम में अगर कहीं दोष है, पारदर्शिता में कमी है, अगर डिजिटल ढंग से परीक्षा लेने में या परीक्षा के कापियों के मूल्यांकन में
कहीं कोई पारदर्शिता का अभाव हो सकता है, अगर कोई ब्रीच ऑफ सीक्रेसी हो सकती है, तो उसे कैसे रोका जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम लोग तो उस समय के हैं जब पेन और पेपर से लिखा करते थे, डिस्क्रिप्टिव लिखा करते थे, सोच करके लिखा करते थे, और हमारे कॉग्निटिव नॉलेज के साथ साथ रीजनिंग का भी एक तरीके से इवैल्यूएशन हो जाया करता था। आप सुनते हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो टिप टिप कर दिया, झूठ हुआ या सही हुआ या गलत हुआ है, ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए, सिस्टम को देखना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा पर चर्चा भी हो, लेकिन परीक्षा ढंग से संचालित कैसे हो, इस पर ज़्यादा चर्चा हो। और ये काम सत्ता का है, ये काम सरकार का है, काम प्रशासन का है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस विषय पे मैं भी अपनी बात आपसे कहूँ। आपके भी अपने विचार होंगे। अगर मेरी बात आपको ठीक लग रही तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।